प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा लगातार कई दिनों से कक्षा 10वीं विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी छात्रों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर अभी तक सभी छात्रों ने जो इसे देख रहे हैं उन्होंने इसे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में भेजें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन जारी रखें। देखिए, कल मैं आपको श्वसन के बारे में बता रहा था कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। वायवीय श्वसन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। और ये पूरी तरह से वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है और अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट जैसे जीवों में होता है। और इसके परिणाम स्वरूप पायरुवेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये बातें मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ तीसरी कि अल्प अवायवीय श्वसन। अल्प अवायवीय श्वसन का मतलब भी मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्प अवायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन होता है जो हम जैसे मान लीजिए कोई तीव्र शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, हम बहुत तेज क्या कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, और व्यायाम के समय में हमारी पेशियों में विद्यमान जो कोशिकाएं हैं श्वसन क्रिया कर रही हैं, उसको श्वसन चाहिए, लेकिन रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति कम पड़ जाती है। ऐसे समय में क्या होता है कि ग्लूकोज ऊर्जा की अल्प मात्रा उत्पन्न करता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और आप देखे होंगे कि आप थका थका सा महसूस करते हैं, आपकी मांसपेशियों में क्या होने लग जाता होगा, दर्द होने लग जाता है। जैसे हम वर्जिश वगैरह करें, किसी डंबल को उठाएं, लिफ्ट करें, है ना, और अगर जल्दी जल्दी उस काम को कर रहे हैं तो हमारी पेशियों में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप क्या बनने लग जाता है, लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है। मैं इसे आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, लिखिए अल्प अवायवीय श्वसन, यानी बिल्कुल अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया होती है। ऑक्सीजन के अल्प, जिसको नाम दिया है मैंने अल्प अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन हो तो सही, लेकिन बिल्कुल कैसी हो, कम मात्रा में। हम क्या लिखेंगे कि अल्प अवायवीय श्वसन तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय यह श्वसन व्यायाम के समय अल्प अवायवीय श्वसन तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय में हमारी पेशियों में होता है। कहाँ होता है भाई, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है ना, हमारी पेशियों में होता है। हमारी पेशियों में होता है। जब रुधिर द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति, जब रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ जाती है, भाई क्या पड़ जाएगी, कम, ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा की अल्प मात्रा उत्पन्न होगी। तब
ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा की अल्प मात्रा उत्पन्न होगी। क्या होगा फिर भाई? ऊर्जा की बहुत कम मात्रा बनेगी। जैसे हम तेज साइकिल भगा लेते हैं, कई बार आप देखोगे पैरों में है ना हमारे दर्द होने लग जाता है, अचानक ऐसे लग जाता है जैसे कांटे से पड़ गए हो, ऐसा लग जाता है जैसे भारीपन आ गया हो। ये सब लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और ये समझिए कि उस समय हमारी कोशिकाओं क्या नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी कोशिकाएं श्वसन क्रिया कर रही है, तो क्या बना रही है? ग्लूकोज से तो अल्प मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी देर रुकते क्या होता है जानते हो? कि ये लैक्टिक अम्ल है ना हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ऑब्जर्व हो जाता है। जब ये बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा तो फिर हमारे शरीर में वापस थकान बंद हो जाती है। तो हम इसके लिए लिखेंगे ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन क्रिया होना। तो हम सबसे पहले वही उसी तरह से लिखेंगे जैसे ग्लूकोज के 6 कार्बनिक अणु, ग्लूकोज के 6 कार्बनिक अणु किसमें होता है कि ये सबकी कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में होती है। और कोशिका द्रव में क्या बन जाता है? फिर अपन इस बात को जानते हैं कि कोशिका द्रव में पाइरुवेट 3 वायु अणु प्लस ऊर्जा बनती है। पाइरुवेट 3 अणु वायु में बनते हैं प्लस ऊर्जा बनती है। और ये पूरी की पूरी जो क्रिया होती है श्वसन की वो किसमें होती है भाई? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशी में होती है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में होती है। कहाँ होती है? ये हमारी पेशियों में होती है। और अल्प मात्रा में क्या होता है फिर? ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा बनती है और क्या बन जाता है भाई? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा क्या क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा भी कैसी बन रही है भैया? ये आपको पता होगा 3 कार्बन अणु यानी अल्प मात्रा में बन रही है। अब आप मेरे हिसाब से पूरी तरह समझ चुके होंगे कि श्वसन वैसे तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन को 2 भागों में बांट दिया गया है। अवायवीय श्वसन को अल्प वायवीय या अभाव वाला श्वसन। एक तो अवायवीय पूरी तरह से कि वायु होती ही नहीं है, ये तो होती है स्टेनर सूक्ष्म जीवों जैसों में। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अल्प वायु यानी ऑक्सीजन के अभाव में कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हो? ऑक्सीजन का अभाव भी कह सकते हैं। अभाव मतलब जैसे मान लीजिए किसी चीज की कोई कमी हो, जैसे आपकी जेब में पैसे तो हैं लेकिन पैसे का अभाव हो, आपके पास है तो सही लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, इसे हम अभाव के नाम से जानते हैं। अल्प मात्रा में हो ये कह दीजिए। तो जब आपकी मांसपेशियों को पूरी तरह से श्वसन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो वो जल्दी ही थक जाएगी, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और ये लैक्टिक अम्ल आपको थकान उत्पन्न कर देगा। समझ गए होंगे? तो दोनों प्रकार के वायवीय और अवायवीय श्वसन को अब आप जान चुके होंगे। इसी के साथ ही मैं आपको एक पॉइंट और नोट करवाना चाहूँगा जो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। इसके अगर आपने इसे लिख लिया हो या फिर आप नहीं लिख पाए हैं जल्दी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ। देख लिया होगा आपने कि श्वसन तीव्र व्यायाम के समय में हमारी मांसपेशियों में होता है ये, और रुधिर के द्वारा क्या नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य होता है वो पूरी तरह से किसके द्वारा होता है? रुधिर के परिसंचरण के द्वारा ही होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की पूर्ति कोशिकाओं में नहीं हो पाती है, ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये क्रिया इसके अंदर हो गई। अब आपने लिख लिया होगा मुझे विश्वास है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं, देखिएगा कि कोशिका श्वसन के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको तत्काली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संश्लेषित कर लेती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है। जो भी कोशिका को और कोई कार्य करना होता है उन सारी क्रियाकलापों के लिए ये ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त हो जाती है। कल भी मैंने शायद आपको पता हो तो एक चीज बताई थी कि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। जब एडिनोसिन फास्फेट में ऊर्जा और बढ़ जाएगी तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में और फास्फेट वर्ग जुड़ता चला जाएगा तो ट्राइफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट, पेंटाफॉस्फेट आदि आदि फास्फेट बनते चले जाते हैं। तो ये क्या है, मुद्रा है ऊर्जा की। एटीपी क्या है, ऊर्जा की एक मात्रा है, मुद्रा है कह लीजिए। तब आप लिखेंगे पॉइंट डालकर के लिख लो कि कोशिकीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा इस तरह से स्टार्ट करने के लिए कोशिकीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है वो तत्काल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु के रूप में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के रूप में संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। भाई जब ये संश्लेषण में प्रयुक्त हो गई, अब क्या हो रहा है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है। भाई कोशिका में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को करने में भी यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक जो ऊर्जा है वो काम में आती है। जो कोशिका की लीजिए से आप, जो कोशिका की अन्य क्रियाकलाप कह दो, गतिविधियां कह दो, जो भी कह दो, अन्य क्रिया कह दो, क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होती है। अब आप जान गए होंगे कि कोशिका की श्वसन के द्वारा उत्पन्न जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो क्या क्या काम आती है। जैसे कई बार आपने एक चीज देखी होगी कि हम जो भोजन करते हैं उसके द्वारा कैलोरीज की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैलोरी के रूप में होती है। जब जिस दिन हमें संतुलित भोजन पूरी तरह से मिल जाता है उस दिन, जैसे मान लिया हमने 3300 किलो कैलोरीज ऊर्जा का भोजन कर लिया, 3300 किलो कैलोरीज वाला हमने भोजन कर लिया है, क्योंकि उनके भोजन में जो किया है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, शुद्ध जल ये पर्याप्त मात्रा में थे और हमारे इस भोजन से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा 3300 किलो कैलोरीज है। और उस दिन हमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें ज्यादा कैलोरी बर्न कर सके, हम ज्यादा कैलोरी को जला सके, ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो उस दिन क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने 2000 कैलोरीज का कार्य किया और हमने भोजन के द्वारा 3300 कैलोरी प्राप्त कर ली, तो हमने क्या कर लिया, 3300 कैलोरी सेव कर लिया, बचा लिया। अब वो कैलोरीज हमारे फास्फेट ऊर्जा के अणुओं के रूप में बॉडी में जमा हो जाती है। जो जो हम क्या करते जाएंगे, इसी तरह का भोजन करते जाएंगे, शारीरिक कार्य तो कम करते जाएंगे, ऊर्जा बर्न कम करते जाएंगे और भोजन ज्यादा मात्रा का करते चले जाएंगे, तो हमारे शरीर में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होने लग जाएगी। ज्यादा मात्रा में जब हमारे शरीर में इस तरह से ऊर्जा का जमा होना शुरू हो जाएगा तो हम फैटी हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता चला जाएगा, वसा की परत बढ़ती चली जाएगी, त्वचा के नीचे वसा की एक और परत बनती चली जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, उपवास रख लेते हैं, व्रत रख लेते हैं, या फिर हमको समय से भोजन नहीं मिल पाता और हम कोई वर्क करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक जो ऊर्जा हमने जमा कर रखी है ना,
उसमें से टूटने लग जाता है, फास्फेट समूह टूटने लग जाता है, ऊर्जा प्रदान कर देता है, हमारी बॉडी उसी प्रकार कार्य करती रहती है। देखा होगा व्रत और उपवास के दिन में क्या होता है कि हम काम करते रहते हैं, भूख भले ही लग रही हो लेकिन फिर भी हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से आ जाती है बताओ? एक निश्चित समय तक तो हमारा शरीर वेट करता है कि भाई पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा और फिर हमको ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जब एक निश्चित समय तक वेट करने के पश्चात भी भोजन नहीं मिल पाता तो हमारी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा जो ऊर्जा की मुद्रा है वो टूटने लग जाती है और टूट करके फास्फेट डाई में समूह में आ जाती है और हमारे शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारा बॉडी पहले की तरह क्या करता रहता है? काम करता रहता है। देखा होगा कि पहले की तरह शरीर क्या कर रहा है? काम भी कर रहा है, वर्क उतना का उतना आ रहा है, लेकिन हमने भोजन भी नहीं किया, ऊर्जा कहां से आ रही है? कि वो जो संचित हमने कर रखी थी पहले, है ना, एज ए बैंक की तरह समझिएगा, आपने अपना पैसा जमा करा रखा है उसमें, तो आप उसको क्या कर सकते हो? निकलवा भी सकते हो। तो उसी तरह से यदि मान लीजिए हमने अतिरिक्त मात्रा में भोजन कर लिया है, अतिरिक्त ऊर्जा की कैलोरी हमारी जमा है, तो जिस दिन हमको पूरी तरह से शरीर को ऊर्जा नहीं है तो वहां से उसमें क्या होता रहता है? ऊर्जा आती रहती है। अब मैं यहाँ इसके बाद में इसको मिटा करके आपको एक आपके एटीपी के बारे में थोड़ा सा पता रखा है कि एटीपी क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा। उसके बाद में आपको पौधों में श्वसन क्रिया आदि के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये बता रहा था मैं आपको, ये फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह में आपने और ऊर्जा वाला भोजन कर लिया, अभी किसमें बदल गया? एडीपी में बदल गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बदल गया है। अब इसमें और फास्फेट समूह अगर जुड़ गया तो ये क्या होता चला जाएगा? एटीपी के रूप में बनता चला जाएगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से क्या होता है? फास्फेट समूह का एक से एक क्रमबद्ध क्या रूप से जुड़ना शुरू हो जाता है। देखिए एटीपी क्या है। अधिकांशतः जो कोशिकीय प्रक्रम होते हैं, कोशिकीय प्रक्रम मतलब जैसे उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, है ना, ये सारे क्या है? कोशिकीय प्रक्रम है। तो इन अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा है, ये ऊर्जा की एक मुद्रा मानो। क्या है? ऊर्जा। श्वसन प्रक्रम में जो भी छोड़ी जाती है ऊर्जा, उसका उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। जैसे मैं आपको इसको लिख करके बताता हूं, जो आपकी किताब में बॉक्स में बना करके लिखा हुआ होगा। आपकी किताब के बॉक्स में लिखा होगा कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए, देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए, अब आप जानेंगे कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम क्या है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि आदि, है ना, ये सारे क्या है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम है। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा की मुद्रा है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है भाई? ऊर्जा की एक क्या है? मुद्रा है। जैसे मैं आपसे कह दूं 5 रुपए का सिक्का क्या है? भारतीय मुद्रा है। क्या है? 5 रुपए का सिक्का क्या है? भारतीय मुद्रा है ना। तो उसी तरह से एटीपी क्या है? ऊर्जा की मुद्रा है। समझ गए होंगे? श्वसन प्रक्रम में छोड़ी जाने वाली ऊर्जा का उपयोग, श्वसन प्रक्रम में छोड़ी जाने वाली श्वसन प्रक्रम के अंदर, श्वसन की क्रिया के अंदर जो भी ऊर्जा छोड़ी जाती है, श्वसन प्रक्रम में छोड़ी जाने वाली ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है।
जो मैंने अभी भी आपको यहाँ पर बताया था। देखिए इसे एक बार फिर से आप लिख करके देखिए। सबसे पहले हमने लगाया जैसे एडीपी एड्रेसिंग डाई पासवर्ड था आपके पास और उसमें आपका ये पासवर्ड समूह हो रहा है जुड़ गया। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, एक और जुड़ गया तो एडीपी किसमें बदल जाएगी, यहाँ उसने ऊर्जा मोचित की, ऊर्जा मोचित करते हैं जैसे बढ़ गया तो एडीपी किसके साथ जुड़ जाएगी, ये एडीपी में एक और फास्फेट समूह आ गया। क्या हो गया भाई, एक और फास्फेट समूह जुड़ गया। तो एक और फास्फेट समूह जुड़ते ही किसमें बदल जाएगा बताओ, मैंने अभी भी बताया था आपको कि वो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में जुड़ जाएगा। एडीपी में प्लस ऊर्जा जुड़ गई तो फास्फेट हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। फास्फेट था, फास्फेट में एक जुड़ा, डाई हो गया, डाई में एक और जुड़ा, क्या बन गया, ट्राई। इस तरह से क्या होता चला जाता है। जो आंतररोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर होते हैं, जो भी कोशिका के अंदर होने वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा परिभोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है और जीव द्रव में जो भी क्रियाएं होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, ये आंतररोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर। तब इस एटीएम का उपयोग किया जाता है, किसमें करते हैं, परिचालन के रूप में करते हैं। और जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतर फास्फेट सहायता खंडित हो जाती है तो 30.5 किलो मोल के तुल्य ऊर्जा छोड़ दी जाती है। यानी एक बार में फास्फेट समूह टूटता है, फास्फेट समूह जल के द्वारा खंडित करने पर 30.5 किलो जूल ऊर्जा छोड़ता है जल द्वारा। यानी देखिए फास्फेट समूह का खंडित करने पर, खंडित करने का मतलब तोड़ना होता है, पर क्या होता है 30.5 किलो जूल केजे, 30.5 किलो जूल बटे मोल के समथिंग मोचित की जाती है। मोचित माने छोड़ना होता है भाई। किलो जूल ऊर्जा क्या की जाती है, मोचित की जाती है। ऐसे सोच लो आप कि एक बैटरी है और उस बैटरी का उपयोग आपने देखा होगा कई प्रकार के कामों में किया जाता है। बैटरी से हम ध्वनि प्रसारण यंत्र को चला सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उससे प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा उससे प्राप्त कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में उसको काम में ले लिया है हमने, है ना। अन्य कई प्रकार के उपयोग में लिया जाता है। इसी तरह कोशिका का जो एटीपी है, इसी तरह जो कोशिका की ऊर्जा है ना, वो भी मांसपेशियों को सिकोड़ने, प्रोटीन का संश्लेषण करने, तंत्रिका अवयवों का संचलन करने आदि क्रियाओं के लिए काम में आती है। तो यहाँ एक नोट डाल करके आप लिख लीजिए विशेष रूप से, ताकि आपको क्या हो जाए, बात याद रह जाए कि जैसे हम एक बैटरी का उपयोग इसमें कर लेते हैं भाई, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी यंत्र को चलाना, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में क्या कर लेते हैं, हम इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में इसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। आदि कई प्रकार की ऊर्जाओं को प्राप्त करने में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार कोशिका की ही एटीपी ऊर्जा को
ये जो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा को क्या करते हैं भाई, बहुत सारे कामों में क्या क्या पेशियों को सिकोड़ दें, प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिकाओं को सिकोड़ दें, कोशिकाओं को सिकोड़ने, प्रकाश संश्लेषण करने, कोशिकाओं को सिकोड़ने में, प्रकाश संश्लेषण करने में, प्रोटीन का संश्लेषण करने में, तंत्रिका आवेग का संश्लेषण करने में कई प्रकार के काम में लिया जा सकता है। कई प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं हम, तंत्रिका आवेग संचरण, इस तरह से हम कई प्रकार के इनमें उपयोग इसका कर सकते हैं। हाँ भाई, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आप सुनिए, यहां तक की बात मैंने आपको बता दी है, ये क्रिया आपकी पूरी तरह से हो चुकी है। अब आपको मैं ये बताऊं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, इसे आप फटाफट लिख लें ताकि मैं आपको बता सकूं। अगर नीचे वाली लाइन आपको फिर से समझ में नहीं आई, एक बार दोहरा दूं मैं आपको। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आप बैटरी का उपयोग, बैटरी ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक ऊर्जाओं में, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि कई प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने में कर लेते हैं। बैटरी को काम में ले लेते हैं, ध्वनि ऊर्जा भी इससे कर जाती है, किसी लाउड स्पीकर को चला दिया जाता है, बल्ब को चला दिया जाता है, किसी छोटी मशीन को चला दिया जाता है ना, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। उसी प्रकार हमारी कोशिका में जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की ऊर्जा इकट्ठी रहती है ना, उस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं को सिकोड़ने, फैलाने में, प्रोटीन संश्लेषण करने में, तंत्रिका आवेग संचरण आदि कई प्रकार के कामों में हम उसे ले सकते हैं। अब आपने पूरी चीज देख ली होगी कि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है पूरी तरह से, और वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, आपको पता होगा, स्टोमेटा के द्वारा करते हैं। रंध्र होते हैं जो पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं। जो काष्ठीय पौधे होते हैं मोटे वाले तने के, जिनके तने में लकड़ी पाई जाती है, उनके तने के ऊपर ही बाहर की तरफ करते हुए वातरंध्र पाए जाते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान इस तरह से कर लेते हैं, है ना। आपको इस बात का पता चल गया होगा कि दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में ले लेते हैं, केवल ऑक्सीजन घोषित करते हैं। लेकिन रात के समय में जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता है, तब क्या करेगा पेड़ पौधा? उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से क्या होती है, बंद होती है। केवल एक ही काम रह जाता है, क्या? ऑक्सीजन को ग्रहण करना श्वसन के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में छोड़ दे रहना। ये किसका काम हो जाता है? पेड़ों का काम हो जाता है। तो पेड़ों के बारे में बात करेंगे कि पौधों में कैसे किस प्रकार से श्वसन क्रिया पाई जाती है। आपके यहाँ पर एक एक्टिविटी और लिखी हुई होगी कि भाई, हाँ देखिएगा कि पौधों में श्वसन की क्रिया पाई जा रही है। पौधों की श्वसन क्रिया के बारे में आप देख रहे हैं, इसे मिटा दूं मैं आपको। देखिए, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन को लिखेंगे। देखो, पौधों के सभी हरी भागों में रंध्र पाए जाते हैं। पौधों के सभी
हरे भागों में स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं। पौधे के जो जो पर्णरहित भाग होते हैं ना, क्लोरोफिल वाले जितने भाग होते हैं, सब में स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं द्वार कोशिका के द्वारा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि किस तरह से द्वार कोशिकाएं फूट जाती हैं, खुल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं। दूसरी बात देखो, रंध्रों का संपर्क अंत्य कोशिकीय अवकाश से होता है। इन रंध्रों का संपर्क अंतः कोशिकीय अवकाश से होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर की कोशिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं। रंध्रों का संपर्क भीतर वाली जो कोशिकाएं होती है ना, उन कोशिकाओं से होता, तो अंत्य कोशिकीय अवकाश से होता है। अंत्य कोशिकीय अवकाश से वायु स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। अंतः कोशिकीय अवकाश से वायु, अंतः कोशिकीय अवकाश से वायु अंदर और बाहर होती रहती है, अंदर और बाहर होती है, अंदर बाहर होती है। पेड़ बाहर सकता है तब तो वायु अंदर गई है, अपशिष्ट बन गया तो उसने उसे क्या कर दिया है, बाहर भी निकाल दिया। और ये अंतः कोशिकीय अवकाशों में वायु का अंतः कोशिकीय अवकाशों में वायु का आदान प्रदान जो होता है वो मिश्रण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मिश्रण क्रिया। अब आप यहां पूछोगे मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण को मैं आपको बता चुका हूं भाई। विस्तरण का तात्पर्य होता है गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना विस्तरण कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, इत्र की शीशी का कमरे में खुलना, एक कोने में खोलोगे जहां पर इत्र की सांद्रता ज्यादा है और दूसरे कोने में कोई विद्यार्थी बैठा है, तो वहां तक क्या हो जाएगी, उस गैस के अणु के साथ साथ इत्र की खुशबू का पहुंचना किस क्रिया के द्वारा संपन्न हुआ, विस्तरण क्रिया का। यानी गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन ही विस्तरण कहलाता है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अंतः कोशिकीय अवकाशों में जो वायु होती है उसका आदान प्रदान एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विस्तरण के द्वारा था। जिस कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, विस्तरण द्वारा ऑक्सीजन उस कोशिका में प्रवेश कर जाती है। जिस कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर आ जाती है। जैसे किसमिस फूलती है, वो परासरण होता है क्योंकि द्रव में हो रहा है। पिचकी किसमिस को पानी में डाल दो, अंतर्द्रव्य झिल्ली के द्वारा क्या होगा, पानी को किसमिस के अंदर चले जाएगा, किसमिस फूल जाएगी और उसका मीठापन है जो बाहर निकल जाएगा। पानी जिसमें आपने डाल रखा है चक्के पे, वो मीठा लगेगा। तो कहाँ से आ गया मीठा? मीठा तो क्या नाम से किसमिस के अंदर से बाहर आ गया और बाहर का पानी किसमिस में प्रवेश कर गया। किसके द्वारा? परासरण की क्रिया। तो विस्तरण का मतलब यही होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसका बहना, गैसों का बहना। ठीक है, ये बात आप देख चुके होंगे। अब आप इसको आगे बढ़ाएं कि इसी प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी गैसों का आदान प्रदान विस्तरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से गैसों का आदान प्रदान एक कोशिका से
दूसरी कोशिका में विसरण क्रिया द्वारा ये हो रहा है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये जो गैस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही चली जाती है। काष्ठीय तने वाले पौधे जो मैंने अभी आपको बताया था, अर्थात ऐसे पौधे काष्ठीय तने वाले पौधों में, काष्ठीय तने वाले पौधों में क्या होता है पता है? रंध्र नहीं पाए जाते हैं। काष्ठीय तने वाले पौधों में क्या नहीं होते हैं? रंध्र नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होता है? तने की बाहरी सतह पर, तने की बाहरी जो सतह होती है, उस बाहरी सतह पर वात रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? तने की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर वात रंध्र पाए जाते हैं। पादप के अंदर जड़ों से भी गैसों का आदान प्रदान होता है। आपने किसी पादप की जड़ को देखा होगा, उस पर मूल रोम पाए जाते हैं, और इन मूल रोमों की सहायता से क्या होता है? जड़ों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है। पादप की जड़ों में भी देख लीजिए, गैसों का आदान प्रदान मूल रोमों की सहायता से होता है। मूल रोमों की सहायता से होता है। अब मैं यहां पर आपको दो बातें और मुख्य रूप से लिखूंगा। ये अगर आपने लिख लिया हो तो इसमें 3 लाइनें और हैं, मैं इसके लिए ऊपर की 3 लाइन हटाना चाहूंगा ताकि ये आ सके। देखिए एक लाइन तो यहीं आ जाएगी, मैं लिख देता हूं कि विसरण क्रिया पर्यावरण की अवस्था, विसरण की यह क्रिया पर्यावरण की अवस्था और पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। भाई पादप को कितना चाहिए? विसरण की आवश्यकता और पादप, विसरण की अवस्था और पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात के समय पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करता नहीं है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संश्लेषण करता है। तो दो बातें हो गई। तो आप यहां रात्रि के समय पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करता है, इसलिए CO2 को छोड़ना ही मुख्य क्रिया
और लास्ट लाइन इसकी, और इसकी लास्ट लाइन है कि दिन में निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता